हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज निखिल सर एंड आई वेलकम यू ऑल टू पावर बैच। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, विच इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th। और आज इसको हम लोग ना वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर क्या है ना, इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ईजी भी है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। लगभग 6 से 7 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, हम लोग इसको बिल्कुल आसानी से कर देंगे एक शॉट में। तो लेट अस बिगिन नाउ। देखो जरा यहां पे ये सब टॉपिक्स हैं दैट वी नीड टू कवर टुडे। पहला है इंट्रोडक्शन, जहां पे हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन है क्या। ठीक है, 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे आएंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, जो अपना मेन टॉपिक है। इसके बाद फिफ्थ टॉपिक जो है दैट इज अलजेब्राइक कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर सिक्स्थ टॉपिक अपना क्या है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जहां पे हम लोग 3 मेथड देखेंगे। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, पोल क्वेश्चन के फॉर्म में भी है, ABCD जहां पे ऑप्शंस होते हैं अपने पास, वैसे फॉर्म में भी है क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम्स में। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन टुडेज सेशन। अपन लोग अब यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, अच्छा, इंट्रोडक्शन आप देखोगे तो लीनियर, नाम क्या है इसका, लीनियर इक्वेशन। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज है लीनियर इक्वेशन। जैसे आपको लीनियर इक्वेशन दिखेगा तो यहां पे आपको एक वर्ड दिखेगा लाइन। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर और प्रिसाइसली मैं बोलूं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। देखना ध्यान से, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अगर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जो कि अभी मैं आगे चल के और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में ये है क्या। तो अब पहली चीज तो आप ये याद रखना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, चाहे वो इस ओरिएंटेशन में हो, चाहे वो इस ओरिएंटेशन में हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, कैसे भी हो, बट इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो ये। सर आपने डायरेक्ट बोल दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमें तो पता ही नहीं है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ध्यान से सुनो, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जहां पे वेरिएबल की डिग्री कितनी होती है, आपने मन में बोला होगा सर 1 होती है, विच इज वेरी गुड। ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन जहां पे डिग्री 1 होती है वेरिएबल की, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। सर अगर ऐसे दे दिया तो देखना जरा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सर ये लीनियर इक्वेशन है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि देखो आप वेरिएबल है x, उसकी पावर है 1, उसकी पावर कितनी है 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सही से लिख देते हैं, उसकी पावर है 1, तो डिग्री इज 1। तो दिस विल बी कॉल्ड एज, ध्यान से देखना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। सर इन वन वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक ही वेरिएबल है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी चीज हो गई। यस और नो? हाँ सर, ये चीज हमें समझ आ गई। दूसरा, अगर मैं बोलता हूं ध्यान से देखना, 2x प्लस 3y बराबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 4। सर ये भी लीनियर इक्वेशन है क्या? तो देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन के लिए वेरिएबल देखो पावर 1, वेरिएबल देखो पावर 1। हाँ सर लीनियर इक्वेशन तो है, बट दिस टाइम दिस विल बी कॉल्ड एज लीनियर, बताना जल्दी से, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सर ऐसा क्यों बोल दिया? अरे बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसके नेम में ही इसका आंसर है, इसके नाम में ही इसका आंसर है कि लीनियर इक्वेशन इसलिए सर क्योंकि पावर 1 1 है वेरिएबल्स की। और टू वेरिएबल्स क्यों बोला हुआ है सर? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, x एंड y। समझ गए क्या? यहाँ पे सिर्फ वन वेरिएबल था क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल था x। तो ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री 1 होती है वेरिएबल की। ठीक है, वन वेरिएबल टू वेरिएबल डिपेंड्स कि वन वेरिएबल तब बोलेंगे जब उसमें एक वेरिएबल हो, टू वेरिएबल तब बोलेंगे जब उसमें दो वेरिएबल हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है सर, समझ आ गई। आगे चलते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। देखो जरा ध्यान से, अब मैं पढ़ देता हूं बुकिश लैंग्वेज, हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं क्या क्या चीज लिखी हुई है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल, ध्यान से देखना, विथ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो चीज मैंने बताई वही चीज यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे, 4y इज इक्वल टू 20। सर कैसे बोल दिया लीनियर इक्वेशन है? y की पावर 1, अच्छा, और एक ही वेरिएबल है। हाँ सर, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई।
15x इज इक्वल टू 10, हाँ सर ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई। 13x इज इक्वल टू 52, हाँ सर ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई। ठीक है, अगर मैं एक और ऐसी लिख दूं, रैंडमली कुछ बोल दूं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई, सभी को पता है। ठीक है, हाँ सर ये चीज हमें पता चल गई। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो जरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू अननोन वेरिएबल्स, टू अननोन वेरिएबल्स होने चाहिए, एक्स वाई बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, बट दो अननोन वेरिएबल्स होने चाहिए विथ डिग्री 1, उनकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया। ठीक है, इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सर एग्जाम्पल बोलेंगे क्या, देखो जरा ये एग्जाम्पल है, 2x minus y is equal to 10. This is an example of linear equation in two variables. ये सर ये भी linear equation in two variables है। या फिर नीचे क्या लिखा है, an equation which is written in the form of ax plus by बराबर c। कोई भी इक्वेशन अगर ऐसे लिखी होगी, ध्यान से देखना, ax plus by is equal to c, ये होती है linear equation in two variables। ध्यान से देखना, this is important। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस फॉर्म में लिखी होगी, हमेशा ध्यान रखना। सर यहाँ पे ए बी सी ये सब क्या है, ए जो है ना, ध्यान से देखेंगे, ए जो है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वाई है, और सी जो है वो कांस्टेंट। देखो जरा ध्यान से, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, ध्यान से देखना, ए बी सी सब रियल नंबर्स होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई होते हैं जो कि मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ ए और बी साथ में इक्वल टू 0 नहीं होने चाहिए। सर साथ में इक्वल टू 0 नहीं होने चाहिए माने, नहीं समझ आ रहा। देखो ध्यान से, अगर मैं इसी में बोल देता हूं ए और बी साथ में 0 है, तो देखना जरा 0 इज इक्वल टू सी, जरूरी थोड़ी कि सी जो कांस्टेंट है वो 0 ही हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 0x प्लस 0y इज इक्वल टू 15, ये पॉसिबल है क्या? नहीं सर, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गया, राइट हैंड साइड इसका 15 है, तो LHS बराबर RHS नहीं आ रहा, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी नहीं है सर, समझ गए? तभी इसको हम लोग बोलते हैं ए और बी को साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए। सर एक 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ध्यान से सुनना, मैंने बोला 0x प्लस 2y is equals to 15, तो yes sir, this is possible, this is again a linear equation in two variables, this is again a linear equation in two variables। एक्चुअल में देखो, इसको छुपा दोगे तो this is linear equation in one variable only, but उसको एक्सप्रेस हमने ऐसे किया है such that it has become linear equation in two variables। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना, ये एक्चुअल में क्या है, linear equation in one variable ही है सर, this is linear equation in one variable। मुझे इसको 2 में एक्सप्रेस करना है तो क्या करूंगा सर? कोई बात नहीं, आप क्या करो ना, प्लस करके 0x लगा दो, अल्टीमेटली ये तो 0 ही है ना, समझ गए? तो अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कोई भी एक 0 हो सकता है, ए 0 हो जाए, बी 0 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते। ये पार्ट समझ आ गया? ठीक है सर, समझ आ गया। दिस इज ऑल्सो नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन, ये तो समझ आ गया हम लोगों को। ठीक है, आगे चले, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। आगे चलते हैं भाई, देखो जरा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हमारा डे टू डे लाइफ में क्या यूज होता है, या क्या एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस इज ₹120। इसने क्या बोला, 3 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस का कॉस्ट जो है दैट इज ₹120। तो आप क्या बोलोगे, सर कोई बात नहीं, क्या करते हैं हम लोग, लेट कॉस्ट ऑफ, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं इसको, लेट कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल्स टू ₹X। आप क्या करोगे, एक एप्पल को मान लो कि सर कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज ₹X। लेट सेम चीज बोलता हूं, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल्स टू ₹Y। सर एक एप्पल की कॉस्ट हम लोग X मान लेते हैं और एक ऑरेंज की कॉस्ट हम लोग Y मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 3 एप्पल है तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स X, क्योंकि एक की अगर X है तो 3 एप्पल की 3X हो जाएगी, सिंपल सी बात है। प्लस क्यों किया, क्योंकि जोड़ना है उसको, 5 टाइम्स y, क्योंकि 5 ऑरेंजेस की कीमत या 5 ऑरेंजेस की वैल्यू 5y हो जाएगी, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 120। तो देखना जरा, ये बन गई क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? हाँ सर, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जैसी ही दिख रही है, राइट? तो ये एक तरीके का यूज है। देयर आर n नंबर ऑफ यूजेस इन डे टू डे लाइफ, लेकिन ये दिस इज वन ऑफ द यूज। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द यूजेस। अच्छा आगे चलते हैं, देखो जरा, अब अपना मेन चीज आ गई। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना, अभी तक तो छोटी क्लासेस वाला अपन ने पढ़ लिया, अब मेन चीज आ गई है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि अपना मेन टॉपिक है। ठीक है, और ये चैप्टर का नाम भी तो यही है सर। हाँ देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आप देखोगे, इसमें देखो, एक को आप क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हाँ सर समझ आ गया।
इसको भी आप क्या बोलोगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हाँ सर समझ आ गया। अगर दोनों को साथ में लिखा है तो इसको साथ में, पूरे जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को आप क्या बोलोगे, दिस विल बी कॉल्ड एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चीज समझ आई क्या? हाँ सर ये चीज हमें समझ आ गई कि इट विल बी कॉल्ड एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि दो वेरिएबल्स का पेयर लिखा हुआ है। ठीक है हाँ सर। अब देखो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यही होता है। जैसे आपने क्या बोला, फर्स्ट वाले को आप बोलोगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, या फिर प्लस c1 इज इक्वल टू 0 बोल दो, आप कैसे भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, साथ में आप बोलोगे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अगर आप ऐसे बोल दोगे तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसे नहीं लिखना, हमें राइट हैंड साइड 0 रखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या बोलोगे, प्लस c1 बराबर 0 कर दो और यहाँ पे प्लस c2 बराबर 0 कर दो। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड द होल सिस्टम विल बी कॉल्ड एज, बताओ जल्दी से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है सर, आपने ऐसा क्यों बोल दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्यों ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर्स। बिल्कुल सी, ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ आ गई। ध्यान से देखो, नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इट इज क्लियर दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, सिस्टम को, पूरे सिस्टम को आप क्या बोलोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। देखो ध्यान से, 2x प्लस 3y बराबर 7, 9x माइनस 2y बराबर -8, दिस विल बी कॉल्ड एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर क्यों बोला है, क्योंकि दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली लिखी हुई है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है सर, हमें समझ आ गया, हमें आगे बढ़ाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं इंपॉर्टेंट चीज लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा इससे पहले ना एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ध्यान से देखना, यहां पे एक चीज ऐड करते हैं हम लोग। अगर हम लोग सिर्फ ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और एक ही इक्वेशन लिखी हुई है, पेयर नहीं है यहां पे, दिस इज जस्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके अगर मैं पूछूं सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे, दिस हैज या दिस इक्वेशन हैज, आपने मन में अभी तक बोल दिया होगा आंसर मेरे ख्याल से, दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। यस और नो, दिस इक्वेशन सिंपल, एक इक्वेशन अगर लिखी है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक लीनियर इक्वेशन लिखी है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, ये 9th में तुमने पढ़ा होगा, दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। सर कैसे, देखना मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसका ग्राफ क्या होता है। सर इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। एक स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट से बनी होती है, सर छोटे छोटे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट से बनी होती है, और वो हर एक पॉइंट उस लाइन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अभी आगे चल के और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। दिस इज एक्स एक्सिस, आपको पता है, दिस इज वाई एक्सिस, ये भी आपको पता है, बट ध्यान रखना, दिस लाइन इज व्हाट, इट इज ग्राफ ऑफ ax plus by is equals to c, and all the points that is lying on the graph, that is on the line, तो वो सब क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशंस। और वो सब सॉल्यूशंस कितने हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो हमने यहां पे सीखा, 9th क्लास की बात है, वैसे मैं एक क्विक रिवीजन आपको बता रहा हूं कि जब भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लिखते हो तो उसके हमेशा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और वो सब के सब जो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है उस लाइन पे लाई करते हैं। ये चीज तुमने 9th में पढ़ी होगी, मैंने जल्दी से एक रिवीजन करा दिया। ठीक है, अच्छा पर सर यहां तो अब दो हैं, अब यहां तो दो हैं, दो लाइन्स हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनना, यहां पे ध्यान से सुनेंगे। पहला चीज क्या लिखी हुई है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स व्हिच हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम उसका एक सॉल्यूशन होगा। सर आप ये कैसे बोल रहे हैं कम से कम एक सॉल्यूशन, आपने तो अभी बताया इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट मैंने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बताया, यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं 10th क्लास में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली लिखी होंगी। तो सर उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं रफ में यहां पे आपको बना के बता दे रहा हूं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देख लो, आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो अगर मैंने बोला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, सर ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, सर ये दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो सर आपने बोला इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे,
इसके इंडिविजुअली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, यस नो? हाँ सर, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपने अभी खुद बताया किसी भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसके भी इनफाइनाइट होंगे। पर साथ में अगर लिखा हुआ है तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर साथ में है तो। पहली पॉसिबिलिटी कि सर पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ग्राफिकल एस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, कि सर एक लाइन ऐसे जाए और दूसरी लाइन ऐसे जाए। सर एक लाइन दूसरी लाइन, ये क्या बोल रहे हो आप? एक लाइन जो है, दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन सर, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखना जरा, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब दो लाइंस की तीन पॉसिबिलिटी है, क्या? या तो वो इंटरसेक्ट कर जाए, हाँ सर, या तो वो पैरेलल हो जाए, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर हो जाए। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला पॉसिबिलिटी ये है जो मैंने यहां पे बनाया है कि सर दो लाइंस या तो इंटरसेक्ट कर सकती है, दो लाइंस मतलब दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस इज सेकंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर पहली पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों एक पॉइंट पे कट करके चले जाएं, मतलब ये एक उनका कॉमन सोल्यूशन होगा, जिसको अपन बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, मैं पहले से ही जो आगे चीजें हैं उसको मैं थोड़ा सा पहले से आपको रिवाइज करा रहा हूं, ताकि हम लोग पहले जब वहां पे पहुंचे ना उस पॉइंट पे, तब आपको पहले से वो चीज क्लियर हो कि हाँ सर आपने कभी ना कभी बताया था। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन मतलब ये एक अकेला ऐसा पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट दैट इज x, y, जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, मतलब एक सोल्यूशन है उनका। समझ गए? ये पॉइंट जो है दैट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एज वेल एज दिस इक्वेशन, दैट मींस दिस इज अ कॉमन सोल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस, मतलब ये यूनिक सोल्यूशन है। सेकंड, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है, घबराना नहीं। सेकंड इज, सर आपने जैसा बताया कि दोनों लाइंस पैरेलल चले जाएं, दोनों लाइंस पैरेलल चले जाएं। सर इसका मतलब ये है अपनी पहली इक्वेशन, इक्वेशन 1। ठीक है सर, इक्वेशन माने, इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है। अब दोनों इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, इंडिविजुअली कितने सोल्यूशन होंगे? सर इस लाइन के इनफाइनाइट होंगे, इस लाइन के इनफाइनाइट होंगे, बट साथ में कोई सोल्यूशन है क्या? सर नो सोल्यूशन। इसका आंसर क्या है? नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं है सर। नो वैल्यू ऑफ x एंड y एग्जिस्ट विच विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। समझ गए? तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। थर्ड अगर मैं बोलूं, थर्ड कहां बनाएंगे? चलो थर्ड मैं यहां नेक्स्ट में बना देता हूं, ठीक है, थर्ड मैं आपका नेक्स्ट में बना देता हूं। थर्ड देखना जरा, थर्ड मैं यहां पे बना देता हूं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। थर्ड आपने बोला था सर, थर्ड आपने बोला था एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, और दूसरा ग्राफ भी उसी के ऊपर जा रहा है, दूसरा ग्राफ भी उसी के ऊपर जा रहा है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते, दूसरा ग्राफ भी उसी के ऊपर जा रहा है सर। अच्छा, तो यहां पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये इसकी इक्वेशन है, और साथ ही साथ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सर दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर ही हो गई सर, मतलब कैन वी से, ध्यान से सुनना, कैन वी से दैट बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इनफाइनाइट मेनी टाइम्स? हाँ सर, आपने बोला था एक बार ऐसे कट करे तो एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, जब नहीं करे तो कुछ नहीं कर रही है, एक दूसरे के ऊपर हो गई, दैट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग इनफाइनाइट मेनी टाइम्स। अगर इनफाइनाइट मेनी टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसके सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। समझ गए? यस और नो? तो मैं नोट पे यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से सुनना, नोट करके लिख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, फिर आगे क्वेश्चन है बहुत सारे, आपको सब में साथ देना है। ठीक है, क्वेश्चन है खूब सारे, हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अ सिस्टम, ध्यान से सुनना, अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या बोला मैंने? अगर एक ऐसा सिस्टम है जहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, कैन हैव नंबर वन सॉल्यूशन, कैन हैव वन सोल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। ध्यान से देखना, यूनिक सोल्यूशन। अच्छा सर, कैन हैव, सेकंड इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और थर्ड नो सोल्यूशन। यही तीन पॉसिबिलिटी है अगर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोग कर रहे हैं, तो यही तीन पॉसिबिलिटी है, या तो इनमें एक सोल्यूशन होगा, या तो एक सोल्यूशन होगा, ठीक है, या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे जब वो ओवरलैप कर रहे होंगे, और या तो नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये आगे का मैंने आपका बेस ऑलरेडी बना दिया है। अब जैसे हमने पढ़ा तो लेट अस सी, अब जैसे हमने पढ़ा लेट अस सी वो वाला पॉइंट। यहां पे देखो,
कंसिस्टेंट कब बोलते हैं, उस सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट कब बोलते हैं, कंसिस्टेंट तब बोलते हैं सर जब दोनों का मिला के, जब दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पूरे सिस्टम का एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो, तब हम उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। सर मतलब आप ये केस के बारे में बात कर रहे हो और साथ ही साथ ये केस के बारे में बात कर रहे हो क्या, कम से कम एक सोल्यूशन है, इसमें तो इनफाइनाइट है तो कम से कम एक तो है, और पिछले वाले में देखो जरा, हाँ सर इसमें एक है, तो सिस्टम नंबर 1 एंड 3 इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है सर, जब एक एटलीस्ट एक सोल्यूशन हो, ध्यान से देखना मैं यहां पे लगा देता हूं, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, जब एक सोल्यूशन हो, कम से कम, इनफाइनाइट हो चलेगा, एक हो तो भी चलेगा, कम से कम एक होना चाहिए, तब अपन उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सेकंड देखना, इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं सर, इंडिपेंडेंट तब बोलते हैं जब एग्जैक्टली वन सोल्यूशन हो, ध्यान से देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब एग्जैक्टली एक सोल्यूशन हो तब अपन उसको बोलेंगे, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि सर केस नंबर 1, इसमें सिर्फ एक ही केस हो सकता है, केस नंबर 1 हो सकता है सिर्फ। ठीक है, थर्ड इज, नंबरिंग दे देता हूं यहां पे भी, 1 2 3, थर्ड अपन पढ़ते हैं, फोर्थ भी आगे देखेंगे। थर्ड देखना जरा, थर्ड इज क्या कि थर्ड ये है सर, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो, इनफाइनाइट मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस, जब ऐसा कुछ हो जाए, जैसे केस नंबर 3 में मैंने आगे लिखा हुआ है, केस नंबर 3 में मैंने बनाया था, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लास्ट वाला क्या है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब क्या है कि सर ये तब बोलते हैं जब उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, जब कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, जब कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, मतलब केस नंबर 2। ठीक है, तो साइड में अगर बोलो तो लिख देता हूं, देखो जरा, केस 1 एंड 3 ये हो गए कंसिस्टेंट, जब एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो तब उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, केस 1 और 3। यहां पे देखना एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, तो दिस इज केस नंबर 1 सर, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। यहां पे देखो जरा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस, तो ये कौन सा था, केस नंबर 3। और लास्ट में देखेंगे इनकंसिस्टेंट, तो ये कौन सा हो जाएगा, केस नंबर 2। ठीक है, नो सोल्यूशन बोला, केस नंबर 2। समझ गए क्या, तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ये चीज कर ली हमने। देखो आगे भी क्या था, इसके बारे में पूरा समझाना था, तो मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, अब जब मेन टॉपिक, जब यही वाला टॉपिक आएगा, तब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको समझा दिया है। समझ आया अच्छी बात है, नहीं आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, फिर से देखो, समझ आ जाएगा। आगे देखो भाई, नोट देखो जरा, डिपेंडेंट इक्वेशंस आर ऑफ द टाइप। डिपेंडेंट इक्वेशन क्या रहती है कि अगर एक इक्वेशन ऐसी है तो दूसरी इक्वेशन क्या रहेगी, देखना, पूरी पहली इक्वेशन को ही के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो जरा, डिपेंडेंट ही हो गई ना एक दूसरे पे, एक्चुअल में वो एक ही इक्वेशन है, एक्चुअल में वो एक ही इक्वेशन है। ध्यान से देखना, एग्जाम्पल में बोलता हूं, 2x + 4y = 12 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अगर डिपेंडेंट वाली बनानी है तो आप क्या करो सर, किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर देता हूं, 2 से करो जरा, 4x + 8y = 24। देखना जरा, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये किसका एग्जांपल हो गया सर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंट इक्वेशंस। अच्छा सर, इनकंसिस्टेंट क्या होता था, याद करो सर, इनकंसिस्टेंट आपने बताया था सर, इनकंसिस्टेंट तो होता है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। अच्छा, कोई सोल्यूशन ना हो, वो कौन से फॉर्म में होती है, ध्यान से देखना, अगर पहली वाली है ax + by = c, तो दूसरी वाली क्या होगी, देखना, kax + kby = mc। मतलब सर, आपने लेफ्ट हैंड साइड को तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया k से, और राइट हैंड साइड को आपने दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया m से। ठीक है, जब मैं कंडीशंस बताने वाला हूं ना, तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये बोलना चाह रहे थे आप। जैसे एक एग्जांपल देखो जरा, यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, साइड हो जाता हूं थोड़ा सा, ध्यान से देखना। एग्जांपल, अगर पहली है 2x + 4y = 12, दिस इज फर्स्ट वाली। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, तो सर सेकंड अगर मुझे ऐसी बनानी है जो कि इनकंसिस्टेंट हो, कहा गया देखो जरा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम अगर मुझे बनाना हो, तो सेकंड इक्वेशन को क्या करूंगा सर, मैं इसको ना पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखो जरा, 4x + 8y, तो सर राइट वाले को भी 2 से करूं क्या, नहीं, राइट वाले को 2 से करोगे तो वापस वो बन जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट वाला बन जाएगा, इनफाइनाइट वाला मतलब डिपेंडेंट वाला बन जाएगा। अच्छा, तो सर आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, देखना जरा, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन ये वाला 3 से हो गया सर। जैसे यहां पे देखो, एक k से मल्टीप्लाई हुआ, b वाला भी k से मल्टीप्लाई हुआ, दिख रहा होगा तुम लोगों को, और c वाला सर m से मल्टीप्लाई हो गया। तो सर कुछ अलग ही टाइप का कुछ सीन चल रहा है। तो अगर एक ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो सिस्टम क्या बन जाता है, डिपेंडेंट सिस्टम बन जाता है। ठीक है, और अगर
लेफ्ट हैंड साइड को किसी कांस्टेंट से अलग और राइट हैंड साइड को किसी कांस्टेंट से अलग, तो वो सिस्टम क्या बन जाता है, वो सिस्टम क्या बन जाता है, इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सोल्यूशन वाला सिस्टम बन जाता है। तो यहां तक आई होप चीजें क्लियर हुई होगी। हुई है तो अच्छी बात, नहीं हुई है तो फिर से एक बार थोड़ा सा देखेंगे। देखो जरा, अब क्या बोला हुआ है, सोल्यूशन मैंने आपको, देखो अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको टॉपिक पढ़ा चुका है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स वाई सैटिस्फाइंग ईच ऑफ द गिवन इक्वेशन। याद करो, पेयर हमेशा देखना किस फॉर्म में होता है, सोल्यूशन इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म ऑफ, सोल्यूशन इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई। सर एक्स कॉमा वाई का मतलब, एक्स कॉमा वाई का मतलब इट इज, सोल्यूशन की वैल्यू मैं बता रहा हूं, सोल्यूशन की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, इट इज दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच विल सैटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन वो होता है, ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई होती है जो दोनों को साइमल्टेनियसली सैटिस्फाई करे। ठीक है, तो देख लो यहां पे क्या मतलब है, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच विल सैटिस्फाई बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली करना चाहिए सर, किसी एक को कर दे और दूसरे को ना करे तो चल जाएगा क्या, या फिर सेकंड वाले को सैटिस्फाई कर दे फर्स्ट को ना करे चल जाएगा क्या, नो। फॉर एक्स एंड वाई, for x and y to be the solution of pair of linear equations, it must satisfy both the pair of linear equations simultaneously। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर, जैसे कि यहां पे देखो जरा, एक एग्जांपल है, ध्यान से देखना, बोलेंगे इसका सोल्यूशन बताओगे क्या, अलग अलग मेथड है सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहां पे अगर मैं ऐसे ही आपको रैंडमली बोलूं कि यार इसको ना सॉल्व करोगे क्या, इज दिस अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर, इज दिस द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यस सर दिस इज द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सर इसका सोल्यूशन बताओगे क्या? ध्यान से देखना, अगर बाय चांस, मैं एक अभी रैंडमली बता रहा हूं, फिर बाद में मेथड्स भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, कि सर एक्स की वैल्यू आप रख दो 4 और y की वैल्यू आप रख दो 3, चेक करना जरा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, इज दिस द सोल्यूशन, चेक करना। सर 4 रखेंगे, 4 + 3 = 7, यस सर दिस इज सैटिस्फाइंग इक्वेशन नंबर 1, साइमल्टेनियसली इट शुड सैटिस्फाई इक्वेशन नंबर 2। लेट अस चेक, x की वैल्यू 4 minus y की वैल्यू 3 = 1, yes sir this is also satisfying equation number 2, hence 4, 3 is the solution, ध्यान से देखेंगे, of this pair of linear equation in two variables। बोलो, linear equation in two variables। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि सोल्यूशन का क्या मतलब होता है। सोल्यूशन का सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो कि दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली क्या करे, सैटिस्फाई कर दे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़े क्वेश्चंस जब आएंगे, अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, क्या बोला मैंने यहां पे आपको, मैं बता देता हूं, काफी सारे मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्लास में काफी सारे मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा। होमवर्क क्वेश्चंस कैसे सर, पहले एक टाइप का आप क्वेश्चन कराओगे, सेकंड क्वेश्चन अगर उसी टाइप का हुआ तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, इन मैथमेटिक्स प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, अगर आप प्रैक्टिस प्रॉपरली करोगे तो आपको आपकी कमांड आ जाएगी किसी भी चैप्टर में। ठीक है, तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज, अगर सेम टाइम का क्वेश्चन है तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, और आपको आंसर कैसे करना है ध्यान से सुनना, आपको आंसर ऐसे करना है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो स्टैम्प होता है, वीडियो स्टैम्प का मतलब सर आप जब आप लोग वीडियो देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं आपने देखा 21 मिनट्स 45 सेकेंड्स में सर ने क्वेश्चन एक होमवर्क दिया था, फॉर एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, एग्जांपल के फॉर्म में आपको बोल रहा हूं कि 21 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स पे आपने देखा कि सर ने ना मुझे एक होमवर्क दिया, तो आप इसको आंसर कैसे करोगे, यू विल आंसर इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, कमेंट सेक्शन होता है हर वीडियो में, आप उसमें जाके आंसर करना। आंसर कैसे करोगे सर, आंसर हमें ऐसे करना है, ध्यान से सुनना, आंसर ना हमें ऐसे करना है कि ये टाइम स्टैंप लिखोगे आप 21.45 मतलब 21 मिनट्स 41 सेकेंड्स, जैसे भी आपको लिखना हो ऐसे लिख लो, या फिर आप लिख लेना 21.45 लिख लेना, ज्यादा बेटर है, और आंसर लिख देना, आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बात समझ आई क्या? तुम लोग तो YouTube एक्सपर्ट्स हो, वैसे भी देखते रहते होगे वीडियोस, तुम्हें पता होगा, बट मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूं जो पहली बार देख रहा है, कि जब भी मैं होमवर्क दूंगा, किसी टाइम स्टैम्प पे मैंने होमवर्क दिया, तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, किस फॉर्म में, 21.45 मतलब 21 मिनट्स 45 सेकेंड्स में आंसर आपको टाइप करना है। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चंस आने वाले हैं अपने पास। अब देखो काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे, वी विल डू इट, और साथ साथ मैं आपको होमवर्क भी देता रहूंगा। show that x is equals to 2 and y is equals to 1 is not a solution of system of equation। आपको क्या बोला है, 2, 1 इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन नहीं है, तो चलो चेक करते हैं। आप बोलोगे 2,
x की जगह आपको 2 रखना है, ध्यान से देखना, +7, y की जगह आपको 1 रखना है। आपको देखना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या। सर ये तो 4 + 7 = 11। हाँ सर ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप क्या बोल दोगे, है क्या सिस्टम? नहीं, दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, क्योंकि फॉर दिस टू बी द सोल्यूशन इट शुड सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। अच्छा सर, तो पहला तो कर दिया, दूसरा भी साइमल्टेनियसली करना चाहिए। अच्छा लेट अस सी। सर x - 3y = 4 है, तो x की जगह हमें रखना है 2, ठीक है सर, और y की जगह हमें रखना है 1। Is it equals to 4? सर -1 आ रहा है, 2 - 3 is -1 is not equal to 4. Therefore, not a solution. Not a solution. क्यों सर नॉट अ सोल्यूशन आप क्यों बोल रहे हो? नॉट अ सोल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले वाले को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट दूसरे वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सोल्यूशन होने के लिए दोनों को साथ ही साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब जिसमें मुझे यहां पे थोड़ा सा टाइम लगता, अब मुझे शायद टाइम कम लगेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये चीजें बता रखी हैं कि दो लीनियर इक्वेशंस जब भी होती हैं, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं, तो उसके सर 3 टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं। पहला यूनिक सोल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस, और तीसरा नो सोल्यूशन। बताया है कि नहीं? आप बोलोगे यस सर बताया हुआ है। मतलब यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक सोल्यूशन होगा जहां पे ग्राफ में एक बार कट करेगा, वो दोनों लाइंस ग्राफ में एक बार कट करेंगी। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का क्या मतलब है? वो दोनों लाइंस एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएंगी सर, एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएंगी, मतलब वो एक दूसरे से इनफाइनाइट मेनी टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। तीसरा नो सोल्यूशन मतलब सर वो पैरेलली चली जाएंगी, एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। अच्छा चलो आगे चलते हैं, ये मैंने ऐसी रफ में बनाए हुए, लेट अस मूव अहेड नाउ। यूनिक सोल्यूशन देख लो एक बार। यूनिक सोल्यूशन का मतलब ओनली वन वैल्यू of x, y satisfies the pair of equations. Pair of equations mean what do I mean by pair of equations? मतलब pair of equations मतलब pair of linear equations, ठीक है। pair of linear equations ही लिख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा, कंफ्यूजन ना हो। linear equations, ठीक है। अच्छा एक ही वैल्यू है और उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देख लो। ग्राफ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। एक लीनियर इक्वेशन बन गई सर, दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गई, और यही वैल्यू है x, y। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। दिस इज x एंड दिस इज y एक्सिस। चलो भाई आगे चलते हैं। नो सोल्यूशन ऑलरेडी बताया, नो वैल्यू ऑफ x एंड y, नो वैल्यू ऑफ x एंड y एग्जिस्ट विच satisfies pair of linear equation in two variables, ठीक है। पिछले वाले में 2 वेरिएबल्स नहीं लिखा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो तो मैं लिख देता हूं, बट अंडरस्टूड है वो, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलो आगे, ठीक है सर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, दैट मींस ग्राफ कैसा बनेगा? द ग्राफ विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस इज x एंड दिस इज y। वो पैरेलली चले जाएगा, वो पैरेलली रन कर जाएगा, कोई भी इंटरसेक्टिंग नहीं होगी सर उनके बीच में। दैट मींस अब मैं पूछूं इंडिविजुअली इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इंडिविजुअली इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो आप क्या बोलोगे? सर इंडिविजुअली इस लाइन के इनफाइनाइट होंगे, इस लाइन के भी इनफाइनाइट होंगे, बट साथ में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। पिछले वाले केस में क्या था सर? पिछले वाले केस में इसके इंडिविजुअली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसके इंडिविजुअली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बट मिला के अगर मैं देखूं तो एक ही सॉल्यूशन है, जो कि ये पॉइंट। चलो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में आप क्या बोलोगे? देयर आर infinite values of x, y which satisfy pair of linear equation in two variables, pair of linear equations in two variables, ठीक है। हाँ सर इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ इसका कैसे है? एक ग्राफ में जनरल ग्राफ बना रहा हूं, हर बार ऐसे जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसे ही ओरिएंटेशन में बने, बट मैं आपको एक जनरल ग्राफ बता रहा हूं। दिस इज वन, दूसरा भी मैं आपको बता देता हूं, दूसरा यहां पे बना लेते हैं, दूसरी लाइन यहां पे बन जाएगी, ठीक है। तो दोनों है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें तो इट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और साथ ही साथ a2x, देखना जरा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दोनों इक्वेशंस साइमल्टेनियसली एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इंडिविजुअली भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, साथ साथ भी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। देखो
अब सर अगर मुझे ग्राफ बनाना ना हो, मेरा मन ना हो ग्राफ बनाने का, मैं सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखूं, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखूं, और मैं देखते साथ बता दूं कि इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, या फिर नो सोल्यूशन होंगे, ऐसा कुछ है क्या सर? ऐसा कोई सिस्टम है क्या, या ऐसा कोई जुगाड़ है क्या कि हम डायरेक्ट देखते साथ बता दें बिना ग्राफ बनाए? तो यस, वी हैव वन वे टू जस्ट फाइंड आउट whether the system of linear equation will have no solution, unique solution or infinite many solutions without even drawing the graph. देखो जरा कैसे। सपोज यहां पे आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, हाँ ठीक है सर है। बाय चांस कभी ऐसा हो कि आप देखोगे कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, सर ये मतलब क्या है? देखना जरा, a1 बाई a2 b1 बाई b2, आप रेशो निकालो, आप देखो कि वो इक्वल नहीं आ रहे, वो इक्वल नहीं आ रहे, तो समझ जाना कि वो यूनिक सोल्यूशन का केस है, वो यूनिक सोल्यूशन का केस है। जब भी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाए तब। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सर इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखते साथ बता सकते हो कि वो नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन का केस है, या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का केस है। अच्छा सर, इंटरसेक्टिंग लाइंस बताओ, याद करो, यूनिक सोल्यूशन में क्या होता था सर? ऐसे होता था कुछ, ठीक है। हाँ चलो मैं ग्राफ भी साथ साथ बना देता हूं, ठीक है, साथ में। देखो जरा, यहां पे अपन लोग ग्राफ भी बना देते हैं, यहां पे अपन लोग ग्राफ भी बना देते हैं। सर इसमें ना ऐसा बनेगा, ये और ये, यस और नो? हाँ सर, ठीक है, हाँ सर ऐसे बनेगा। इसको थोड़ा सा और सही करें, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अगर सही करें, देखना जरा, ये और ये, ठीक है सर, सही बोल रहे हो आप, ऐसे ही बनेगा कुछ, ठीक है। सेकेंड इज, मैंने रफ आइडिया बनाया, ठीक है, ये ग्राफ है, दिस इज ग्राफ, आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा, हम लोग शुरू से ये बातें करे जा रहे हैं तो आपको पता होगा। सेकेंड इज, कंसिस्टेंट तो है लेकिन इनफाइनाइट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब क्या होता था? डिपेंडेंट मतलब क्या होता था? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का क्या केस है? जब भी आप देखोगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो जाएगा, तो हमेशा हमें समझ आ जाएगा कि वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस है। और ग्राफ तो सर हमें तुरंत याद होता है सर कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस का तो ये होता था सर ग्राफ, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती थी। थर्ड इज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट सर, नो सोल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। तो उसमें क्या होता है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब भी ऐसा हो जाएगा तो समझ जाना इट इज नो सोल्यूशन, और पैरेलल लाइंस जाएंगी, एक ये है तो दूसरी वाली ऐसे जाएगी, जस्ट पैरेलल, पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन, बिकॉज दे विल नेवर एवर मीट ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप लोग एक बार एक चीज याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर अगर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है, तो अगर डिपेंडेंट होना है तो उसको क्या होना होगा? k(a1x) प्लस k(b1y) इज इक्वल टू k(c1). याद करो, पूरे को हम लोग k से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो यहां से भी देखो जरा, रेशो देखो क्या आ रहा है, a1 बाई k(a1), दूसरा रेशो क्या आ रहा है जरा देखना, b1 बाई k(b1), और यहां पे कितना आ रहा है रेशो, c1 बाई k(c1), c1 बाई k(c1), c1। देखो जरा ये सब क्या हो रहा है, a1 और a1 कैंसिल, ध्यान से देखना, देखो देखो k, ठीक है, a1 कैंसिल, b1 कैंसिल, c1 कैंसिल, 1 बाई k इज इक्वल टू 1 बाई k इज इक्वल टू 1 बाई k, बराबर आ रहा है क्या? हाँ सर, सब में बराबर तो आ रहा है। दैट इज वाई मैंने आपको बोला था कि जब भी अगर हमें क्या बनाना है, डिपेंडेंट सोल्यूशन बनाना है, तो पूरी इक्वेशन को एक ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये चीज आ जाएगी अपने पास, रेशो उसका बराबर आ जाएगा, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये बराबर आ जाएंगे। समझ गए? रेशो देखो ना, बराबर आ रहा है ना, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये है कंसिस्टेंट का, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, चलो इसको छोड़ो, इसको यहीं पे रखते हैं, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट इक्वेशंस, ठीक है। और ये तो पहला केस था डिपेंडेंट का, दूसरा क्या था? इनकंसिस्टेंट का, याद करो, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। बताना जरा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस का क्या होता था? सर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का ये होता था कि अगर बाई चांस a1x है प्लस b1y है इज इक्वल टू c1 है सर, तो आपने बोला था लेफ्ट हैंड साइड को किसी अलग चीज से मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड को अलग चीज से मल्टीप्लाई करो। देखो जरा, k(a1x) प्लस k(a1x) प्लस k(b1y) इज इक्वल टू mc1, ऐसे, यस और नो? जल्दी से बोलो। उसमें ए बी सी बस लिखा हुआ था, अपन लोग यहाँ पे क्या कर देते, a1 b1 c1 कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूज मत होना, उसमें ए बी सी लिखा हुआ था, मैंने a1 b1 c1 कर दिया, तो कोई इशू नहीं है। तो सर हम लोग ऐसे बोलते थे, तो इसका अगर रेशो देखोगे तो जल्दी से बताना मुझे, व्हाट विल बी द रेशो, a1 बाय k(a1) इज इक्वल टू b1 बाय k(b2) इज इक्वल टू c1 बाय
MC1 चेक करना जरा, A1 कैंसिल, B1 कैंसिल, C1 कैंसिल। तो आपको पता है सर, 1/k इज इक्वल टू 1/k तो होगा, बट इट विल नॉट बी इक्वल टू 1/m, यस और नो। तो यही चीज तो आपको याद करो, यही चीज तो है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंट, मतलब पैरेलल वाला, समझ गए, नो सोल्यूशन वाला केस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब खूब सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, याद रखना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वन ऑफ द क्वेश्चंस इज दिस। पहला देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, आपसे पूछा है इसमें क्या होगा, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्या सॉल्यूशंस होंगे। What will be the system like? Will it be having a unique solution, exactly two solution, infinite many solution और no solution? पॉज करो और आंसर करो, ठीक है, पॉज करके आंसर करना। देखो जरा यहाँ पे हम देखेंगे सर, यहाँ पे आप देखो जरा, A1 है आपका 1, B1 है आपका 2, C1 है आपका 5, यस और नो। X के साथ वाला होता है A1, Y के साथ वाला होता है A2 और ये होता है सॉरी, ये होता है X के साथ वाला A1, Y के साथ वाला B1 और ये वाला C1, तो ये लिख दिया ऊपर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप देख लो जरा, A1 इज -3, A1 इज -3, A1 क्यों बोल रहा हूँ, A2 इज -3, B2 इज -6 और C2 इज 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ना क्या करो, जब भी आप सॉल्व कर रहे हो ना, पहली बात तो ध्यान रखना, जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो दोनों इक्वेशंस को या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, या फिर नॉन स्टैंडर्ड को, दोनों को साथ साथ ही लिखना है। मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपने क्या बोला सर, A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ना, अगर बाई चांस मैं बताना भूल गया था, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AX + BY + C = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसको जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना है, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, ठीक है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब भी आप सॉल्व करोगे, याद रखना ये चीज प्लीज नोट कर लेना, या तो दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो या फिर दोनों को नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो, ठीक है। दोनों को या तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऐसा प्लीज मत करना कि एक का सी लेफ्ट हैंड साइड है और एक का सी राइट हैंड साइड है, ये मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेना फिर करना, या फिर दोनों को नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, दोनों को एक ही जैसा करके रखना है हम लोगों को। तो सर ये तो दोनों ठीक है, राइट हैंड साइड पे 0 है, बहुत अच्छी बात है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 हो गया। अब हमें जब सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, A1/A2 विच इज -1/3, ठीक है सर, 2/-6 इज अगेन -1/3 और ये हो जाएगा 5/1। चेक करना जरा सर, ये बराबर है बट ये नॉट इक्वल है, चेक करो, यस और नो। हाँ सर, तो ये जब आ रहा है तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये आ रहा है सर। तो दिस विल बी हैविंग नो सोल्यूशन, ठीक है, दिस इज नो सोल्यूशन। ये बात क्लियर है? हाँ सर, ये बात क्लियर है, तो नो सोल्यूशन विल बी द राइट आंसर, A1/A2 B1/B2, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब मैं होमवर्क भी देता रहूंगा, याद रखना, ठीक है। The value of C for which the pair of linear equation will have infinite many solutions। देखना जरा इससे क्या बोला हुआ है आपको, C की वैल्यू निकालनी जिससे इस सिस्टम के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आ जाए। अब मैं A1 A2 A3 ये सब बार बार नहीं लिखूंगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये नहीं लिखूंगा। अब डायरेक्टली देखो जरा, C बाय, इधर पे देखना जरा 6। पहले एक चीज और चेक कर लो कि सर दोनों नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, दोनों ही नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। हाँ सर, दोनों नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चलेंगे, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चलेंगे, बट ऐसा नहीं चलेगा कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो फिर सॉल्व कर रहे हो। प्लीज अवॉइड दैट, बिकॉज गलत हो सकता है आपका क्वेश्चन। तो यहां पे आप देखोगे दोनों नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है सर, C/6, ठीक है। और यहां पे क्या लिखूंगा, देखना जरा, -1/-2 और 2/3। अब आपसे क्या बोला है, इस सिस्टम में आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस चाहिए। सर इस सिस्टम में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस चाहिए तो मुझे इक्वल करना होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। पर सर मुझे यहां पे एक चीज दिख रही है कि देखना जरा C/6 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/3। देखना माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये कभी इक्वल हो सकता है क्या? 1/2 कैन नेवर बी इक्वल टू 2/3। तो देयरफॉर सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीनों बराबर आ जाए, C/6 1/2 2/3 तीनों बराबर हो सकते हैं। नहीं हो सकता सर, क्यों? क्योंकि 1/2 और 2/3 अलग अलग वैल्यूज है, ये 0.5 है, ये 0.666 करके कुछ है, इक्वल नहीं है। तो ये नो वैल्यू, कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए ये इक्वल हो जाए। समझ गए? इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। हर बार वैल्यू नहीं आएगी जरूरी, ठीक है। अब द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज
रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। अब रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस है। अब देखो ये सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू एज होमवर्क। अब इस वीडियो का जो भी टाइम स्टैम्प है, ठीक है, जो भी टाइम स्टैम्प है, आप क्या करोगे, नीचे जब कमेंट करना होगा, कई लोग ऐसे ओरली भी कर देंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, नीचे टाइम स्टैम्प पे आप क्या लिखोगे, सर 25 मिनट्स एंड 43 सेकंड्स पे जो आपने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है नो सोल्यूशन, या कुछ भी, सपोज नो सोल्यूशन नहीं, के की वैल्यू है ना, के की वैल्यू 5। दिस इज द फॉर्म ऑफ आंसर, फॉर्म टू आंसर, ठीक है। प्लीज मेक श्योर आप ऐसे आंसर करेंगे। आगे की जितनी भी वीडियोस आएंगी आपको इसी फॉर्म में आंसर करना है। फॉर्म टू आंसर इज, या वे टू आंसर इज, ठीक है, वे टू आंसर इज, कैसे आप आंसर करोगे, 25.43 मतलब 25 मिनट्स 43 सेकंड्स में जो आपने क्वेश्चन दिया था उसका k इज इक्वल टू 5 इज द आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग इंटरैक्टिव वे में स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज होमवर्क नंबर 1। आगे, हाँ देखो ये क्या बोला हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए, चलो जल्दी से इसको करते हैं। kx प्लस 3y इज इक्वल टू k, इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड क्या हुआ है, सॉरी k नहीं दिया हुआ, k माइनस 3 है, k माइनस 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड क्या है देखना जरा, 12x प्लस ky इज इक्वल टू k, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन चाहिए, तो फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलेंगे सर, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आपने बोला है सर। चलो इसको इधर ले आते हैं, लेट अस सॉल्व इट ओवर हियर। देखो जरा, a1 बाई a2 मतलब k बाई, अब मैं a1 a2 a3 नहीं लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में प्रॉपर लिखना होगा, बट मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k, चेक करते रहना, इज इक्वल टू k माइनस 3 डिवाइडेड बाई k। ध्यान से देखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने क्या बोला है, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, दिस इज सेकंड कंडीशन, और ये वाला थर्ड के बराबर होना चाहिए, दिस इज थर्ड कंडीशन, एंड ऑल द थ्री कंडीशंस मस्ट बी साइमल्टेनियसली ट्रू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं इस बात को कि सर पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला ध्यान से देखना, सबसे फर्स्ट k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k, दिस इंप्लाइज सर k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36, तो यहां से आप बोलोगे कि सर k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6, यस नो, प्लस माइनस 6, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना, k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 36 विच इज इक्वल टू k विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब क्लियर है, मतलब k की यहां पे दो वैल्यूज बोल रहा है, एक तो प्लस 6 ले लो, एक माइनस 6 ले लो। लेकिन सेकेंड केस भी तो हमें देखना है, ये तो इधर से आंसर आया है। अभी सेकेंड केस देखो, 3 अपॉन k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। अब मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्टली करूंगा, देखना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा, 3k बराबर k स्क्वायर माइनस 3k, चेक करते जाना और मुझे बताना ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6k, चेक करो, 6k इज इक्वल्स टू, या नीचे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, 6k इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर, अब यहां पे प्लीज ये मत करना, ध्यान से देखना, यहां पे भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज ये मत करना सर, एक के और एक के उड़ा देता हूं तो k की वैल्यू 6, नो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डोंट यू अग्री। हाँ सर, k स्क्वायर आ रहा है क्वाड्रेटिक, तो दो आंसर्स होने चाहिए, तो दो आंसर्स लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाओ, तो आप बोलोगे सर k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0। आपने क्या किया, k को इस तरफ ले गए, तो क्या बन जाएगा, k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0। हाँ सर, यहां से दो आंसर्स आ जाएंगे पक्का, k आप निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, k माइनस 6 बराबर 0। आपको पता है व्हेनेवर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकंड टर्म इज 0, तो फर्स्ट टर्म आएगा 0, तो मतलब k बराबर 0 सीधे सीधे। सेकंड टर्म को जब तुम 0 के इक्वल करोगे तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो सर यहां से फिर दो वैल्यू आ गई k की, 0 और 6। पहला बोल रहा है कि सर प्लस माइनस 6 ले लो, दूसरा बोल रहा है 0 और 6 ले लो। अच्छा ठीक है, थर्ड देखो जरा, थर्ड देखना, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में सर फर्स्ट और थर्ड वाला लेंगे, तो कितना होगा बताओ, k बाई 12 इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। सर इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना बनेगा बताओ, k स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना जरा, 12k माइनस 36, k स्क्वायर इज इक्वल टू 12k माइनस 36। तो सर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 बराबर 0। हाँ सर ये कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये k माइनस 6 का होल स्क्वायर है, चेक करना एक बार, ये चेक करना जरा, ऐसे ही है क्या, k स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 इंटू k इंटू 6, हाँ सर ये तो आ रहा है। तो मतलब यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, 6,6, बोलो बोलो, दो वैल्यूज आ गई ना, दो वैल्यूज तो आनी चाहिए, k माइनस 6 बराबर 0, तो यहां से k की वैल्यू 2 आ गई, 6,6। अच्छा
अब मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। पहला बोल रहा है 6 और -6 ले लो, दूसरा बोल रहा है 0 और 6 ले लो, तीसरा बोल रहा है 6 और 6 ले लो। इसका मतलब तीनों में साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए। तो सर कॉमन वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। ये बोल रहा है 6 और -6, ये बोल रहा है 0 और 6, और ये बोल रहा है 6 और 6। तो कौन सी वैल्यू कॉमन है सर? एक 6, 6 और यहां पे भी 6 + 6। चेक करो। तो आंसर विल बी k = 6। दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि ये कॉमन है। समझ गए? तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इनफाइनाइट वाला कुछ केस आता है ना, जब भी इनफाइनाइट वाला केस आता है तो तीनों चीजों को आपको देखना है, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट और फर्स्ट और थर्ड वाला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो अब देखो एक चीज बोली, वन पेयर ऑफ डिपेंडेंट, ध्यान से देखना, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इसने बोला है। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या होगी? वन पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, -5x + 7y = 2। डिपेंडेंट है मतलब सर एक इक्वेशन को आप पूरी इक्वेशन को आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब देखना ध्यान से, जो 5 है ना वो 10 बन रहा है, 10 बन रहा है, तो सर एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2। सर 2 से ही क्यों किया, 3 4 5 6 से क्यों नहीं किया? क्योंकि जो 5x है वो हर जगह 10x ऑप्शन दिया हुआ है, तो दैट मींस 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये सब स्मार्ट वर्क है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो -10x + 14y = 4, ये आपका आंसर होना चाहिए। लेट अस मैच। -10x + 14y नहीं है, +4 नहीं है सर, -10x ये भी गड़बड़ है। यहां पे देखो जरा सर, 10x - 14, सर ऐसे हो सकता है क्या? मैच तो हमारा नहीं कर रहा, तो हम थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करें क्या? देखना जरा, इस पूरे को आप -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? बोलो बोलो, -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। देखो जरा, 10x - 14y = -4। चेक करो सही हो रहा है क्या? 10x - 14y = -4। दिस इज ऑप्शन नंबर डी विच इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे इस बात को। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी डिपेंडेंट चाहिए हमें सोल्यूशन, तो आप पूरी इक्वेशन को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वो 2 हो, -1 हो, किसी से भी, पर पूरी इक्वेशन को करना है, तब जाके आपको डिपेंडेंट सोल्यूशंस मिलते जाएंगे। लेट अस मूव अहेड। अब यहाँ पे मैच द कॉलम है, चलो ये मैं करा ही देता हूं, फिर हम लोग काफी सारे होमवर्क करने वाले हैं आज। ध्यान से देखो, कॉलम 1 आपको दिया 2x + ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी। आपको चेक करना है कि यूनिक सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन। देखना 2/3 5/4, सर यही इक्वल नहीं आ रहा। देखना जरा, 2/3 5/4, सर यही बराबर नहीं है। अब ये बराबर नहीं है तो आगे के लिए आप चेक मत करना। जब यही दोनों बराबर नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, आप सीधे सीधे बोलोगे 1 का तो 1 है आंसर, 1 का a। तो सर इन दोनों में से कुछ होगा अपना, 1 का a। ठीक है, तो आप इसको मैच कर दो, 1 का a। अच्छा ठीक है, यहां पे देखो 1/3 मतलब 2/6 इज 1/3। अब डायरेक्टली करना है आपको। ठीक है, देखो देखो 1/3 1/3 1/2, हाँ सर ये नो सोल्यूशन हो जाएगा सर। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। प्लस यू हैव टू रिमेंबर कि दोनों चीज या तो नॉन स्टैंडर्ड में हो या फिर दोनों चीज स्टैंडर्ड में हो। याद रखना, सी उसका दोनों का राइट साइड पे होना चाहिए या फिर दोनों का लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। एक का राइट एक का लेफ्ट नहीं होना चाहिए, गड़बड़ कर दोगे, ध्यान रखना। ये तो फिर ऑब्वियसली ये रहा। तो सर फर्स्ट का 1 सेकंड का 3, फर्स्ट का 1 सेकंड का 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चेक करो, फर्स्ट का ए, सेकंड का सी और थर्ड का बी। वेरी गुड। आगे अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो फास्ट फास्ट करेंगे। ठीक है, होमवर्क भी देता रहूंगा, ध्यान से देखना। जब कॉन्सेप्ट आएगा तब हम लोग आगे और ध्यान से देखेंगे। अब ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। अच्छा चलो, होमवर्क नहीं देता, इसका देख लो। y = 0, ये तुमने अगर 9th क्लास ढंग से पढ़ी है तो तुम बता पाओगे। y = 0 और y = -7 के क्या सॉल्यूशंस होंगे? ये आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है ना, दिस इज x एंड दिस इज y। दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है। हाँ, पहला है सर y = 0। सर y = 0 मतलब x एक्सिस। चेक करना एक बार, y = 0 इज x एक्सिस क्या? सर y = 0 इज x एक्सिस क्या? हाँ सर x एक्सिस, क्योंकि अपन को x एक्सिस पे पता है कि 100% सर x एक्सिस पे एक चीज तो 100% श्योर है कि y 0 होगा। तो दिस इज y = 0। अच्छा सर दूसरी चीज इसने बोली है y = -7। देखो जरा दूसरा क्या बोला हुआ है इसने, y = -7। तो y = -7 क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो सर इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, yes or no? तो it will be y is equals to -7 because in this particular line y is always constant which is equals to -7। y हमेशा फिक्स रहेगा जो कि -7 है। इसमें देखना जरा, दोनों लाइनों में जो दोनों येलो लाइंस हैं, इनमें क्या सोल्यूशन होगा? इनफाइनाइट होगा कि नो सोल्यूशन होगा कि यूनिक सोल्यूशन होगा? तो आप बोलोगे सर ये कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। ठीक है, हाँ सर समझ गए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अब ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व
लीनियर इक्वेशन। देखो हेडिंग देखो, ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ग्राफिकल मेथड कैसे होता है? सबसे पहले तो आपको ग्राफ बनाते आना चाहिए, जो कि आपने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में सीखा होगा। पहला, अब ग्राफ में कुछ कुछ पॉइंट कुछ एनसीईआरटीज में शायद नहीं है, पर ठीक है, इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं फटाफट। देखना जरा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये एक इक्वेशन दी हुई है आपको। हाँ सर ठीक है, अब इसको हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे सर? प्लॉट करना बिल्कुल सिंपल है। देखो जरा, आप क्या करोगे ना, आप ऐसा एक बॉक्स बनाओगे, आप एक ऐसा बॉक्स बनाओगे, एक जगह लिखोगे x, एक जगह लिखोगे y। समझ गए? हाँ सर समझ गए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। एक बार आप x को 0 रखोगे, ये छुपा देना, आप y की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, फिर आप y को 0 रखोगे, x की वैल्यू निकालोगे, तो आपके दो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। कैसे, क्या बोल दिया सर आपने? ये नहीं समझ आया मुझे। कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो आप यहां पे देखो। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूं। देखो जरा, 2x प्लस, दिस इज एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अभी मैंने इजी लिया ताकि डिवाइड हो जाए सीधे सीधे। सर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, मैं कैसे बनाऊं? कुछ नहीं करो, आप ऐसा बॉक्स बनाओ। अब बोलो सर एक बार x को छुपा दो, दैट मींस x को एक बार 0 रखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सर y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा 0,2। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, यस और नो? वी नो दैट इट विल बी हैविंग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, बट उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन ये हो गया सर। दूसरा, सर अब मैं एक बार y को 0 रख दूं, y को 0 रखोगे तो ये हिस्सा छुपा दो। क्या बना, बोलो जल्दी से? 2x बराबर 8, तो 2x बराबर 8, तो x आ गया 4, तो इसका क्या हो जाएगा 4,0। ये दो बन गए क्या अपने? ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए क्या? और दोनों सॉल्यूशंस है। अगर दोनों सॉल्यूशंस है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बोलोगे? इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर? 0,2, सर एक 0,2 ये हो गया 0,2, और एक 4,0, 1 2 3 4, ये 4,0। और क्योंकि क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, लीनियर में एक लाइन वर्ड आता था। लाइन मतलब सर इनको हम लोग जब जोड़ेंगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। दिस इज द प्लॉट या दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ऐसे ग्राफ बनाते हैं सर। अब तो हमें दो दो बनाने हैं, तो कोई बात नहीं, दो बना लेना, ऐसे ही बनेंगे ना, आफ्टर ऑल बनेंगे तो ऐसे ही ना। पर ध्यान से देखना, ये देखो बन ऐसे ही जाएगा। ये सब तो चलो कॉमन नॉर्मल सी चीजें हैं, आगे देखते हैं हम लोग। और हर एक पॉइंट जो उस पर लाई कर रहा है, याद रखना सबका सोल्यूशन होगा। आगे देखते हैं, लेट अस मूव अहेड। क्या दिया हुआ है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव। अब इसमें क्या होंगे? अब तो ये देखो, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क देते रहूंगा। आपसे पूछा हुआ है कि यूनिक है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, मेनी सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है। ये बात तुम लोग खुद करोगे टाइम स्टैंप लगा के। सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। देखो अब इसमें मैंने तभी आपको थोड़ा सा पहले बताया था ताकि यहां पे मैं थोड़ा जल्दी इसको कवर कर सकूं। क्या था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो सकते हैं? मतलब कि अगर सर एक ऐसा आ रहा है, मतलब ये एक पॉइंट है दैट इज सैटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिक सोल्यूशन। ऑब्वियसली इट विल हैव टू सैटिस्फाई द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व होना चाहिए। देखो जरा, पहला केस क्या लिखा है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन अगर यूनिक होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम क्या है तुम्हारा? कंसिस्टेंट है। क्योंकि कंसिस्टेंट, क्यों कंसिस्टेंट? इसलिए क्योंकि एटलीस्ट एक सोल्यूशन होना चाहिए, तब कंसिस्टेंट बोलते थे। एक सोल्यूशन तो है ना, तो कंसिस्टेंट है। और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कब होता था? जब एग्जैक्टली एक सोल्यूशन हो। अच्छा, लाइंस क्या होंगी? टू लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पी, बताया था। ये सब चीज याद करते जाओ, ठीक है, रिवाइज करते जाओ फटाफट। देखो जरा, ऐसा होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज यूनिक सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज यूनिक सोल्यूशन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज यूनिक सोल्यूशन। समझ गए? यूनिक सोल्यूशन, ठीक। अच्छा आगे देखो जरा, अब यहां पे दिया हुआ है केस 2, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कब होता है सर? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कब होता है? जब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, और वो डिपेंडेंट भी होता है। डिपेंडेंट मतलब सर हम एक इक्वेशन को, हम के से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिपेंडेंट सिस्टम मिल जाएगा। बिल्कुल रिलेट करते जाना। और कंसिस्टेंट क्यों बोल रहे हो सर? कंसिस्टेंट इसलिए क्योंकि एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो है ना। भले इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, भले इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, पर एक तो है ना, एटलीस्ट एक तो है ना, तभी कंसिस्टेंट। और लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, आपको पता ही है। जैसे कहां पे, ये देखो, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एक लाइन जा रही है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जा रही है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। एक ही लाइन है, आप कह सकते हो। दिस इज वन लाइन ओनली, ठीक है। हाँ सर, आगे आगे क्या दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे। इसमें नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब कब होता है? जब इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। जब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर मतलब सर ऐसा जाएगा सिस्टम, कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। जब इंटरसेक्ट कर नहीं रही तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा, तो कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो दोनों को साइमल्टेनियसली क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो वो सोल्यूशन ही नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नो सोल्यूशन। अच्छा सर, अब देखो, ये बना लोगे क्या? अब मैं ये तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, बना लोगे? एक मैं कर देता हूं, दूसरा तुम लोग करना, ठीक है। देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसके लिए अपन लोग बनाते हैं सबसे पहले।
ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ वैसे अब कई जगह आप लोग बोलोगे कि सर हमारे स्कूल में नहीं कराया, और कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमारे स्कूल में कराया है, तभी हम लोग ने इसको टॉपिक को लिया है, राइट, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो जरा सर, एक बार x को 0 ले लो, x 0 लोगे तो y कितना आ रहा है 3, तो दिस पॉइंट इज 0,3। अच्छा सर, एक बार y को 0 ले लो, y को 0 ले लो तो x कितना आ रहा है 3, तो दिस पॉइंट इज 3,0। तो ये दोनों सोल्यूशंस ही हैं। हाँ सर, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो सोल्यूशन है। तो पहला अगर मैं बनाऊं, ध्यान से देखना, अगर इसका मिडिल पॉइंट इसका देखें, इधर से देख लेते हैं, ठीक है ना, ये और ये अभी के लिए ऐसी बना रहा हूं मैं रफ, ठीक है। तुम्हें अपना प्रॉपर ग्राफ पेपर में बनाना है, ठीक है सर। हमें समझ आ गया 0,3 3,0, 0,3 विल बी समवेयर अराउंड हियर, दिस इज 0,3 एंड 3,0 1 2 3, दिस इज 3,0। सर मतलब कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस ऐसे जुड़ जाएंगी क्या, स्ट्रेट लाइन से, देखना एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा रफ मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है। आप जब ग्राफ पेपर में पेन और पेंसिल से बनाओगे, या सॉरी पेंसिल और स्केल से बनाओगे तो इजीली बन जाएगा। दूसरा देखो जरा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सर ऐसा जरूरी है क्या कि हम लोग 0 0 ही करके लें, पहले इसको 0 लें फिर इसको 0 लें? जरूरी नहीं, आप कुछ भी लेके कर सकते हो, बट क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, दैट इज वाई वी टेक व्हाट 0 एंड 0, ठीक है। जरूरी नहीं है कहीं पे भी, मैं पहले से बोल रहा हूं आपको, दिस इज x एंड दिस इज y। सर एक बार इसको 0 ले लो, एक बार x को 0 ले लो, y बताना कितना आ रहा है, वेरी गुड, -2, ध्यान से देखना, इट इज -2। दूसरा सर अगर मैं इसको 0 लूंगा तो देखना जरा x कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। सर वो मजा नहीं आ रहा 4/3 करने में, ठीक है, 4/3 में मजा नहीं आ रहा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, y को हम लोग 1 ले लें। ध्यान से देखना, यू आर फ्री, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, उसमें से मैंने आपको बोला था 0 0 ले लो आपके कैलकुलेशन के लिए, बट अगर कैलकुलेशन मजेदार नहीं है तो क्या करो, 1 ले लो, क्योंकि आंसर 0 रखने पे क्या आ रहा था 4/3, क्या आ रहा था 4/3, जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता, ठीक है। गड़बड़ मतलब बना लेते लेकिन थोड़ा सा आपको लगता है यार मजा सा नहीं आ रहा। अब 1 ले लोगे, 1 लोगे तो कितना बना देखना जरा, -2, इधर जाके बना 6, तो ये कितनी हो जाएगी 2, तो 2,1। समझे, इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है भाई, ठीक है, ठीक है क्या? अच्छा तो देखो जरा 0, -2, सर 0, -2 विल बी समवेयर अराउंड हियर। इसको मैं पॉइंट ही चेंज कर देता हूं, इसका कलर चेंज कर देते, ठीक है। हाँ सर ठीक है, 0, 1 2, दिस इज 0, -2, चेक करना भाई, 0, -2, और दूसरा 2, 1, दिस इज 2, 1, चेक करो भाई, दिस इज 2, 1। अच्छा सर अगर इसका मुझे ग्राफ बनाना हो या फिर ज्वाइन करना हो तो क्या करूंगा, ज्वाइन करना हो तो क्या करूंगा, ऐसा बना दूंगा, बोलो यस और नो, यस और नो। तो सर ये दोनों लाइंस जो हैं ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मींस दे विल बी हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। सर यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक बार देख लें क्या सही है कि नहीं, देखो जरा 1/3 और 1/-2, हाँ सर ये तो बराबर नहीं है, दैट मींस दिस इज फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बोलो यस और नो। हाँ सर यस दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो दिस वी हैव डन। अब मैं बाकी के 2 तुम्हें होमवर्क दूंगा, 2 या 3 जितने भी ग्राफ वाले होंगे, मैं जानबूझ के ऐसे लाया हूं ताकि तुम्हें होमवर्क भी मिले और तुम करो उसको, ठीक है। नेक्स्ट ये भी होमवर्क, प्लीज मेक श्योर कि ये सब करना, अगर प्रैक्टिस करनी है, कमांड चाहिए इस चैप्टर में तो तुम्हें करना पड़ेगा। थर्ड इज होमवर्क। अब ये कंफ्यूज नहीं होना, सर फाइंड द एरिया भी बोल दिया, सर मैं कैसे एरिया फाइंड आउट करूं? सर ट्राई करना, एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा कमेंट सेक्शन में बता देना, सर एक बार आप वो वाला बता दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। फाइंड द एरिया, ध्यान रखना फाइंड द एरिया आपको निकालना है, एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई ये क्या दिया हुआ है, तो पेयर ऑफ इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस दिए, रिप्रेजेंट लाइंस विच आर, अगेन सेम चीज, होमवर्क दे दूं, ये सब तुम लोग को प्रैक्टिस करना है। कैसे करेंगे सर, आपको चेक करना है a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये सब चेक करो, बोलो बोलो यस और नो। पेयर ऑफ इक्वेशंस ये दोनों रिप्रेजेंट क्या करती हैं, तो आपको चेक करना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ रहा है क्या, अगर ऐसा है तो इनफाइनाइट। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है क्या, तो वो यूनिक। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है क्या, तो वो नो सोल्यूशन, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई, देखो अगेन सेम क्वेश्चंस हैं थोड़े से, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे मैं आपको होमवर्क दूंगा। आगे देखो ये जैसे अलग क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। मुझे बताओगे x इज इक्वल टू a, ये एक लाइन होगी, x इज इक्वल टू a, तुमने पढ़ा होगा x इज इक्वल टू a इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी x इज इक्वल टू a इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, बोलो दिस इज x एंड दिस इज y। हाँ सर, और साथ ही साथ सर
साथ ही साथ एक चीज हमें और पता है कि इसने क्या बोला, y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू बी, सपोज इधर कहीं पे आ रहा है, b कैन बी एनीथिंग, है ना, अगर b पॉजिटिव होगा तो y ऊपर बनेगा, पॉजिटिव के लिए ऊपर बनेगा, नेगेटिव के लिए नीचे बनेगा। सिमिलरली x इज इक्वल टू a जो था, a अगर पॉजिटिव है तो इधर लाइन बनेगी, नेगेटिव है तो इधर लाइन बनेगी, ठीक है, आपको पता है। लेकिन अभी के लिए हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो ध्यान से देखो, इस पूरी लाइन में x क्या है, a है, ठीक है सर, तो x a ही होगा, यस नो, ठीक है। इस पूरी लाइन में y क्या है, b है, तो y यहां पे क्या होगा, b होगा। तो मतलब ये जो दोनों लाइंस हैं ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट a, b। समझ गए, यस और नो? हाँ सर समझ गए, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखना, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। आगे, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब सर आपने बोला था एटलीस्ट वन सोल्यूशन है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन है मतलब, एटलीस्ट वन सोल्यूशन है मतलब यूनिक हो सकता है या फिर इनफाइनाइट हो सकता है। तो यूनिक के लिए इंटरसेक्टिंग और इनफाइनाइट के लिए कोइंसिडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। एटलीस्ट, कंसिस्टेंट याद रखो, कंसिस्टेंट का मतलब एक सोल्यूशन कम से कम हो सर, एक सोल्यूशन हो मतलब या वो यूनिक हो जाए या फिर वो कोइंसिडेंट हो जाए, ठीक है। आगे, अब देखो होमवर्क तो ये इसमें ऊपर लिखा ही हुआ है होमवर्क, इसमें मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, देखो जरा, सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अपन इसका देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे होता है, क्या देखेंगे इसका कि सॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होता है, लेट अस सी। अब सॉल्यूशन के भी तीन तरीके हैं, मैंने आपको बताया, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज एलिमिनेशन, थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सर सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले आप यहां पे देखो, जो लिखा है वो उस पे मत देखो, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं, वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, जो लिखा था वो अभी भूल जाओ कि क्या लिखा है सर, अभी आपको वहां पे स्टेप्स नहीं लिखने, आपको सोल्यूशन करना है, तो चलो लेट अस डू द सोल्यूशन। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दीज आर द टू इक्वेशंस। अब आपको क्या करना है, यहां पे देखना, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर करना है हम लोगों को, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं ना, x माइनस वाई बराबर 12 अगर आपको दिया है, तो कोई भी एक वेरिएबल निकालो, कोई भी एक वेरिएबल निकालो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। मतलब सर, मतलब किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे आप, यहां पे सपोज मैंने बोला x की वैल्यू निकालता हूं मैं y के टर्म्स में, तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस वाई। बोलो यस और नो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, वी नीड टू फाइंड आउट, स्टेप नंबर 1 इज वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल। तो हाँ सर हमने निकाल दिया, किसी भी इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल दिया। अब जिस इक्वेशन से आपने निकाला है उस वैल्यू को, उसी इक्वेशन में पुट ना करके अगली इक्वेशन में पुट कर दो। सर मतलब नहीं समझ आया, पहले से मैंने x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, अब अगर आपको x की वैल्यू पुट करनी है तो इधर पे ही पुट मत कर देना गलती से, आपने इधर से तो वैल्यू निकाली है ना, अब आपको जब भी पुट करना हो तो कहां पे पुट करोगे, यू विल पुट दैट वैल्यू और यू विल सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इन दी अदर इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट, तभी तो हम लोग बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस वैल्यू को आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर आप देखोगे 2x इज इक्वल टू 2y माइनस 7 है ना, तो 2x की वैल्यू आप क्या रखोगे सर, 12 प्लस वाई। सर आपने सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट क्यों किया, क्योंकि पहले में करते तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि आपने पहले से ही x की वैल्यू निकाली है, वापस उधर रख दोगे तो क्या सेंस बनेगा। तो आप जिस भी इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल रहे हो ना किसी भी वेरिएबल की, उधर पे ना रख के दूसरे पे रखना हमेशा, ठीक है। एंड यू आर फ्री, यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x और फ्रॉम एनी ऑफ द इक्वेशन, आप पूरा फ्री हो, कहीं से भी करो, बट याद रखना उसी इक्वेशन में मत पुट कर देना। अच्छा सर हमने रख दिया इज इक्वल टू 2y माइनस 7, चेक करना जरा, 24 प्लस 2y इज इक्वल टू 2y माइनस 7, अरे मैंने उल्टा लिखा है क्या, 2x प्लस, एक बार देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, देखना जरा, फर्स्ट में मैंने क्या किया है, x की वैल्यू है 12 प्लस वाई, x की वैल्यू है 12 प्लस वाई, ठीक है सर, हाँ समझ आ गया, x की वैल्यू है 12 प्लस वाई, उसको यहाँ पे रखना है 2, यहाँ पे लिखा 12 प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y माइनस 7, ओके, हाँ ठीक है, चलो सही कर रहे थे हम लोग, देखना जरा 24 प्लस 2y इज इक्वल टू 2y माइनस 7, चेक करना, देखना 2y कैंसिल, कितना बचेगा 24 इज इक्वल टू माइनस 7। ये कभी हो सकता है क्या, ये कभी हो सकता है क्या, चेक करो, नो सर ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नेवर पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, y। सर कोई भी वैल्यू उठा लो एक्स वाई की, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, 24 इज इक्वल टू माइनस 7 कभी हो ही नहीं सकता, 24 इज इक्वल टू माइनस 7 कभी हो ही नहीं सकता सर, कोई भी एक्स वाई की वैल्यू ले लो, देयरफॉर
नो सोल्यूशन, क्योंकि कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा हमें, एक्स वाई की कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही जिसके लिए 24 इज इक्वल टू -7 हो जाए। सर नो सोल्यूशन आपने एक और मेथड बताया था, चेक करते हैं क्या नो सोल्यूशन। देखना जरा, रेशियो देखो 1/2, चेक करना। हाँ यहां देखो 1/2, यहां पे देखना। चलो इसको पहले पूरा वो करते हैं, सही से लिखते हैं। देखना जरा, x माइनस वाई बराबर 12। हाँ सर, दूसरे वाले को आप लिखोगे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -7। चेक करना मैंने क्या बोला था आपको, या तो सी दोनों में राइट हैंड साइड होनी चाहिए या फिर सी दोनों में लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। मैंने लिख दिया इसको प्रॉपरली, चेक करो। हाँ सर आपने लिख दिया। देखो जरा 1/2, हाँ सर, -1/-2, रेशो देखो, हाँ सर, और यहाँ 12/-7। देखो जरा ये बराबर है, हाँ सर बराबर है, और ये बराबर नहीं है। दैट मीन्स हाँ सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है सर, तो नो सोल्यूशन का केस तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, हाँ सर समझ गए। आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड अगेन, अब ये होमवर्क दे रहा हूं आपको, ये आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा अपने एंड पे, ये आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा अपने एंड पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सर ये दो हैं, कोई भी एक कर दो। चलो मैं सेकंड करता हूँ, ये थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। पहला वाला तो इजी है, ठीक है, फर्स्ट वाला तो इजी है। देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। चेक करो, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये तो कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, होमवर्क में आपको एक तरीके से दे रहा हूँ वैसे तो, लेकिन देखो जरा, x की वैल्यू मैं लिखता हूँ सर -1 -2y, पहली इक्वेशन से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चेक करो, x की वैल्यू है -1 -2y। सेकंड में रखना है सर x की वैल्यू, इधर पे नहीं रखना क्योंकि इधर से ही आपने निकाला, तो 2 इंटू -1 -2y रख दोगे। चेक करना, प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो आप क्या बोलोगे, -2 -4y प्लस 3y बराबर 12। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे सर, इट विल बी -y, क्योंकि -4y प्लस 3y इज -y, और ये इधर जाके बनेगा तो कितना बनेगा, ये बनेगा 14। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 14। चेक करना, और इस y को, अब एक बार y की वैल्यू आ गई सर, मैं x की वैल्यू कैसे निकालूं, किसी भी इक्वेशन में रख दो, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, देखा जरा y की वैल्यू तो कितनी थी, x प्लस 2y बराबर -1 थी ना, तो x तो ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, 14 आई हुई है, इज इक्वल टू -1। तो x प्लस 28 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -29, -29। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ गई अपने पास, x इज इक्वल टू -29 और y इज इक्वल टू 14। तो सोल्यूशन अपना कितना हो गया, हेंस सोल्यूशन इज -29, 14। ठीक है, तो -29, 14 इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखेंगे। देखो आपको दिया हुआ है x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर ax माइनस by इज इक्वल्स टू a² माइनस b², इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, और सेकंड क्या दिया हुआ है, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक, अब यहां पे क्या होगा ना, यहां पे क्या होगा कि आपको क्या करना है, सेम चीज आपको करनी है, फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर करना है तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 को अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखो, कैन यू राइट इट लाइक दिस, देखना जरा, ए बी लिखोगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखना जरा, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab। चेक करो, यस और नो। हाँ सर हमने एलसीएम ले लिया हुआ है, तो आप x की वैल्यू निकाल लो भाई। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले तो bx लिखो, कितना हो जाएगा, 2ab माइनस ay। हाँ सर, तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, इट विल बी 2ab माइनस ay डिवाइडेड बाय b। चेक करना सही है क्या, x की वैल्यू हो जाएगी 2ab माइनस ay डिवाइडेड बाय b। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। सर अगर ये इक्वेशन नंबर ए है तो इस x की वैल्यू पहले में ही रख दूं क्या, नहीं पहले में मत रखना, क्योंकि पहले से ही आपने वैल्यू निकाली हुई है, फर्स्ट से ही आपने वैल्यू निकाली हुई है। तो अब आप इसको क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे, कैसे करोगे, लेट अस सी। देखो जरा a, अच्छा x की वैल्यू ये है, देखना जरा x की वैल्यू ये आई हुई है क्या,
हाँ सर, x की वैल्यू ये आई हुई है, तो इट विल बी 2ab माइनस ay डिवाइडेड बाय b, ठीक है, माइनस बी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर, तो अब आप इसको क्या करोगे, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 2a² b माइनस a² y डिवाइडेड बाय b माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखना, आप एलसीएम ले लो, तो 2a² b माइनस a² y माइनस b² y होल डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है सर, अब क्या करोगे, ध्यान से देखना, ये हो गया 2a² b, ठीक है, a² y b² y, ओके। अब आप इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जरा क्या बनेगा, 2a² b माइनस a² y माइनस b² y इज इक्वल टू a² माइनस b² इंटू b, ठीक है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिख लेते हैं, तो 2a² b, पिछला वाला वापस देखते हैं, 2a² b माइनस a² y माइनस b² y इज इक्वल्स टू माइनस a² y माइनस b² y इज इक्वल्स टू a² माइनस b² इंटू b, तो a² माइनस b² होल इंटू b, ऐसे करोगे, ठीक है। अब इससे आपने जब आपने वो किया, सर पूरा मैं ओवरव्यू बताता हूं क्या किया आपने। देखो, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, उस x को आपने दूसरी इक्वेशन में रखा और वहां से आप y की वैल्यू निकाल रहे हो, समझ गए, क्योंकि वी हैव कन्वर्टेड एवरीथिंग इन, देखो जैसे आपने सब्स्टिट्यूट किया तो पूरी चीज y में आ गई, पूरी चीज किस में आ गई, y में आ गई, ठीक है। आगे सॉल्व इसको देखते हैं करके, तो कितना बनेगा देखना जरा, 2a² b माइनस, अब आप क्या करोगे ना, ध्यान से देखो, आपको y की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले जाओ, तो कितना बनेगा, ध्यान से देखना कितना बनेगा, हाँ, तो ये एक बनेगा माइनस a² y माइनस b² y, ठीक है, इज इक्वल्स टू a² माइनस b² इंटू b और माइनस 2a² b, ठीक है। हाँ सर, तो समझ आ गया, तो y अगर आप कॉमन यहां से निकालोगे तो क्या बनेगा, माइनस a² माइनस b², चेक करो, माइनस a² माइनस b², हाँ सर। और यहाँ पे कितना बनेगा देखना, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये कितना बनेगा, a² b माइनस b³, देखना b को पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे बनेगा माइनस 2a² b। सर a² b माइनस 2a² b, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, a² b माइनस b, a² b माइनस a, देखना a² b माइनस 2a² b, तो कितना हो जाएगा, माइनस a² b। हाँ सर, a² b माइनस 2a² b इज माइनस a² b, और ये माइनस b³ आ गया, चेक करो। हाँ सर, और यहां से कुछ कॉमन भी निकल रहा है क्या, सर यहां से कॉमन निकल रहा है b, तो चेक करना क्या बन रहा है अंदर, माइनस a² माइनस b², एक बार चेक कर लो भाई, सही है क्या। हाँ, तो कुल मिला के अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करूंगा, ध्यान से देखेंगे, तो इट विल बी y टाइम्स माइनस a² माइनस b², और अंदर बनेगा b टाइम्स a² माइनस a² माइनस b², तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, b आ जाएगी। सर अभी तो सिर्फ y की वैल्यू b आई है सर, अब x की वैल्यू कैसे निकालें, x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखना जरा, x की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे, अब देखो x की वैल्यू कितनी थी, 2ab माइनस ay अपॉन b, 2ab x इज इक्वल टू 2ab माइनस ay अपॉन b था ना, माइनस ay अपॉन b, माइनस ay अपॉन b ये था ना, तो आप क्या करोगे, y की वैल्यू इधर रखोगे, y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 2ab माइनस a, y की वैल्यू कितनी है, b अपॉन b, चेक करना, 2ab माइनस ab इज ab अपॉन b, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, a, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू है a एंड y की वैल्यू है b, तो ये अच्छा खासा सोल्यूशन हुआ है इसमें, ठीक है, अच्छा खासा इसमें सोल्यूशन हुआ है, और एक यूनिक वैल्यू आई है, x की वैल्यू a एंड y की वैल्यू b, तो देयरफॉर एक ही सोल्यूशन अपने पास a, b, समझ गए, तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन था, ओके, ठीक है। सॉल्व द पेयर ऑफ ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये अपन को ऑलरेडी पता है, ये तुम लोग करोगे, ठीक है, मैं होमवर्क देते जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग स्किप करेंगे, क्योंकि एक टाइप के क्वेश्चन है तभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, दैट डज नॉट मीन कि आप लोग स्किप कर दो इस चीज को, ठीक है, आपको भी करना है उसको, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे आगे वर्ड प्रॉब्लम्स, आगे देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे, ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग को सॉल्व करना है बाय किसी भी मेथड से आप कर सकते हो अभी के लिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हमने सीखा है तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना, 10th क्लास स्टूडेंट्स, मतलब 10 स्टूडेंट्स, सॉरी 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, 10 स्टूडेंट्स ने क्लास 10th के एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया,
इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालना है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो लेट अस स्टार्ट द सोल्यूशन। आप क्या करोगे ना, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। गर्ल्स को आप एक्स मान लो, बॉयज को भी एक्स मान सकते हो, गर्ल्स को वाई मान लो, बॉयज को भी वाई मान सकते हो। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। ठीक है, तो एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक है, आपने नंबर ऑफ गर्ल्स को एक्स ले लिया और नंबर ऑफ बॉयज को आपने वाई ले लिया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई बराबर 10 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने बोला टोटल 10 लोग हैं, टोटल 10 ऐसे बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं टोटल, जो कि गर्ल्स और बॉयज को मिला के होंगे, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज वन इक्वेशन। सेकंड इसने इक्वेशन क्या बोली, ध्यान से देखना, आप डिकोड कैसे करोगे, ध्यान से देखना। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या थी सर, नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स थी, इज इक्वल टू 4 मोर देन, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज क्या है आपके वाई। देखना जरा, ये बन गया क्या इक्वेशन नंबर 2। तो आपको दोनों की वैल्यूज निकालनी है सर। अब तो कुल मिला के, अब कुल मिला के जो दो इक्वेशन बनी है, ये ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन वाला कुछ फॉर्म दिख रहा है हमें। क्यों? क्योंकि वन वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल, वन वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, और पुटिंग की जगह मैं सब्स्टिट्यूटिंग बोल देता हूं तो और बेटर रहेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इधर से इधर रख देंगे तो देखना जरा क्या बनेगा, आप खुद बताओ क्या बनेगा। 4 प्लस वाई ऑलरेडी था, 4 प्लस वाई इसकी जगह, वाई इसकी जगह इज इक्वल टू 10, तो ये बनेगा 2y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 आई है तो आप क्या करोगे, y इधर रख दो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, तो आप क्या बोलोगे सर, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी कितनी आ गई, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी कितनी आ गई 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए आपके 3। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए आपके 3। समझ गए? तो अभी क्योंकि इसके बाद एक और क्लास है, राइट, द स्टूडियो इज बिजी, अपने पास लिमिटेड टाइम था, तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज वी हैड लिमिटेड टाइम और उसमें हो नहीं पाया पूरा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं भी आई हैं तो आप क्या करेंगे, फिर से वीडियोस देखेंगे, फिर से इस वीडियो को देखेंगे, और जहां जहां चीज़ें नहीं समझ आई है उसको स्टॉप करके बार बार देखो उसको, ताकि समझ आ जाए। आई होप द सेशन वॉज इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जो जो मैंने आपको होमवर्क दिया, आई होप आप उसको टाइमली कंप्लीट कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स लिख देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। तो वैसे नहीं